दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो लेकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं यूएस के बाजार की क्लोजिंग के साथ में। तो क्लोजिंग है नेगेटिव। यूएस के मार्केट नीचे आके बंद हुए थे। 0.36% की मंदी है डाउ जोन्स में और 1% के आसपास की गिरावट है नैस्डैक में। गिरावट के पीछे के रीजंस को डिस्कस करें तो वहाँ की जो टेक कंपनीज है उनके नंबर्स अच्छे नहीं है। सेकंड रीजन है यूएस और ईरान के बीच में प्रॉब्लम्स। तीसरा रीजन है इन्फ्लेशन का डेटा खराब आना। तो इसको लेकर यूएस के मार्केट के अंदर कल गिरावट हमने देखी। साथ में देखिए दोस्तों, एक बड़ी खबर यहाँ पे आती हुई देखने को मिल रही है कि यूएसडी ने डॉलर ने बिगेस्ट वन डे गेन दर्ज किए हैं मई 2025 से लेकर अभी तक के। डॉलर के अंदर काफी स्ट्रेंथ है, उसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर की जो दाम है वो तेजी से क्रैश करते जा रहे हैं और इसके पीछे का रीजन है ये व्यक्ति केविन। मार्केट को ऐसा लग रहा है कि ये रेट कट कर सकते हैं बहुत ही अग्रेसिवली और उसकी वजह से यूएसडी इंक्रीज करेगा और यूएसडी इंक्रीज करेगा तो गोल्ड एंड सिल्वर काफी बुरी तरह से क्रैश होएगा, जो कि अभी चल भी रहा है क्रैश। अगर आपने कल का क्रैश देखा तो काफी हिस्टोरिकल क्रैश था। कल के दिन हिस्ट्री में गिना जाएगा कल का क्रैश, क्योंकि 10:18 का डेटा आप देख सकते हैं। सिल्वर 20% के साथ में नीचे था 93 पर। उसके बाद में 11:30 के आसपास एक न्यूज आती है जिसमें सिल्वर 25% के साथ में क्रैश था, 90 को भी तोड़ दिया था। उसके बाद में 11:50 पे न्यूज आती है कि सिल्वर 30% के साथ में क्रैश करता है। ये स्पॉट प्राइस है। एमसीएक्स में जो ट्रेडर्स थे उनकी क्या हालत हुई होगी वो आप सोच सकते हैं, और साथ में जो कल ईटीएफ इन्वेस्टर्स हैं उनकी क्या हालत होगी वो भी आप सोच सकते हैं। यहाँ पे 30% की डिक्लाइन, बहुत बड़ी डिक्लाइन। लास्ट डाउन सिल्वर 30% तक देखने को मिला था। एमसीएक्स में तो सर्किट्स भी लग गए थे। तो ये हिस्ट्री में देखा जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा क्रैश यहाँ पे सिल्वर एंड गोल्ड में देखा गया है। साथ में देखिए दोस्तों, गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड भी बिगेस्ट ड्रॉप दिखा चुका है डिकेड्स का, यानी 20-30 साल का। इंट्राडे में 10% उससे ज़्यादा स्पॉट प्राइस में गिर चुका है। ऑब्वियस है जितनी बड़ी तेजी होगी उतनी बड़ी गिरावट होगी, कहीं ना कहीं टॉप बनेगा, टॉप पे लोग अटकेंगे। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो लॉसेस बढ़ सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट किया है तो काफ़ी इन्वेस्टर्स नो प्रॉफिट नो लॉस पे या फिर कोई छोटा सा लॉस पे भी निकल सकते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है वो मैं आपको कल के वीडियो में बता चुका हूँ। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्विटर पर भी काफ़ी सारे रिएक्शंस देखने को मिले हैं। काफ़ी ट्रेडर्स ने सिल्वर के अंदर काफ़ी हैवी पोजीशंस ली थी और उसके बाद में आप देख सकते हैं काफ़ी इन्वेस्टर्स को लॉसेस हुए हैं। और कुछ रिएक्शंस देखें तो काफ़ी लोगों ने ट्रेडिंग छोड़ दी है। पूरी लाइफ की जो सेविंग है गोल्ड के ट्रेड के अंदर लूज कर दी है। अब ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, यहाँ से अपन ये सीख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास में ईटीएफ है या फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर है तो आप बच जाओगे। लेकिन एफएनओ के अंदर अगर आप काम करोगे तो उसके अंदर फिर आपको काफ़ी लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि जितनी वॉलेटिलिटी होगी उतना ही बड़ा लॉस होगा। ये लर्निंग आपको लेनी है अगर आपके पास में गोल्ड एंड सिल्वर है। अगर आपने ऊंचाई पर खरीदा है तो आपके पास में क्या स्ट्रैटेजी है जो आप बना सकते हो, उसको आगे चल के अपन चेक करते हैं। लेकिन ट्रेडर अगर आप है तो फिर कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है लॉसेस के अलावा। अब हम देखते हैं यूएसडी को। देखो यूएसडी मतलब कितनी, क्या ही हम बोले, शर्म की बात है या फिर क्या ही हम बोले, क्योंकि यूएसडी जब गिर रहा था तो यूएसडी के अगेंस्ट में रुपीस भी गिर रहा था। मतलब जो गिर रहा है उसके अगेंस्ट में अपना रुपीस और भी गिर रहा है। और जब यूएसडी चला तो रुपीस तो काफी तेजी से गिरेगा। तो यहाँ पे 91.68 इंडियन रुपीस पर $1 पहुंच चुका है। अब ऐसे में एफआईज पैसे नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे? टैक्स को कम करना पड़ेगा। टैक्स कम होगा या नहीं होगा? कितने परसेंट चांसेस हैं कि कल टैक्स कम हो सकता है, यानी कैपिटल गेन, एलटीसीजी, एसटीसीजी कम हो सकता है? नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। बाकी ठीक है, यूएसडी इंक्रीज, रुपीस डिक्रीज, और इसको लेकर एफआईज की बिकवाली की एक्सपेक्टेशन सब रहेंगी। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं स्पॉट प्राइस, ये क्लोज हो चुका है फाइनली और इसके अंदर गोल्ड 10% नीचे है। साथ में हम सिल्वर को देखने चले तो सिल्वर 27% नीचे है। 30% के आसपास का लो लगा के 27% नीचे है। यानी अब बायर्स के हाथ में खेल नहीं है, अब खेल है सेलर्स के हाथ में। अभी तक हमने देखा जो भी गिरावट हो रही थी उसके बाद में काफ़ी अच्छी बाइंग थी, टेक्निकल इंडिकेशन भी काफ़ी पॉजिटिव थे। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, टेक्निकल इंडिकेशंस हो चुके हैं नेगेटिव। अब सेलर्स के हाथ में ये आ चुका है और जिस तरह से बायर्स प्ले कर रहे थे पहले, अब उस तरह से सेलर्स प्ले करने वाले हैं। ठीक है,
सो कल हमने देखा कि आई थिंक स्पॉट प्राइस तकरीबन तकरीबन जो ओपन मार्केट था तो उस समय आई थिंक 12 13 14% नीचे था, और उसके अगेंस्ट में ईटीएफ्स ने 20% की गिरावट दर्ज की। तो 12 13% के बाद में उतना ही और गिर गया। सो हो सकता है जो हमने देखा कल के दिन ईटीएफ्स में गिरावट, अगेन हम कल वापस उतनी ही गिरावट यानी 10 15% या फिर उससे ज़्यादा की गिरावट देख पाए, क्योंकि इम्पैक्ट होगा और ईटीएफ्स के अंदर पैसे निकलेंगे और वहाँ से बिकवाली हो सकती है। पॉइंट ये है कि स्ट्रैटेजीज कैसी बन सकती है। देखो, अगर आपने पिछले 2 वीडियोस देखे हैं तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो हम यहाँ पे एक बार थोड़ा सा और देखते हैं। सो करेंटली मैं आपको स्पॉट प्राइस के टेक्निकल्स दिखा देता हूँ, और इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था ये वाला, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस था पिछला जहाँ से सिल्वर ने ब्रेकआउट किया था। सो जो पिछला रेसिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बनता है, लेकिन ओपन मार्केट में हुआ क्या, उससे भी नीचे सिल्वर चला गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन, और इसके बाद में थोड़ी सी बाइंग आती है। अच्छी बात फाइनली ये है कि जो क्लोजिंग मिली है ये इस सपोर्ट के ऊपर मिली है, ठीक है। सो अब इसके बाद में क्या होगा वो देखते हैं मंडे को। बाकी फिलहाल तो यही टेक्निकल सिग्नल देखने को मिल रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो अगला सपोर्ट फिर 75 से भी नीचे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अभी खेल पूरा पूरा पलट चुका है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन्स हो चुके हैं और चीज़ें चेंज हो चुकी है। साथ में आप देख सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की सबसे भयानक गिरावट देखने को मिली है सिंस 1980। सो हिस्ट्री में गिना जाएगा इस गिरावट को। 1980 के बाद में सबसे भयानक गिरावट आज इस समय हम देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जो गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड कर रहे थे। देखो, वैसे ट्रेड अगर आप हो, एफएनओ में काम कर रहे हो तो ठीक है, फिर आपको भगवान ही बचा सकता है। लेकिन अगर आपने ईटीएफ को चुना है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ईटीएफ का मतलब यही है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ऐसा फंड जिसको ट्रेड किया जा सकता है, तो यहाँ पे आपका फिर भी कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सपायरी नहीं होती है, कोई प्रीमियम आपका नहीं जाता है, ठीक है। आप होल्ड कर सकते हो जितना भी आप चाहे। सो ट्रेडर ट्रेडर का सिंपल सा फंडा है, जैसे ही ब्रेकडाउन होता है वैसे ही ट्रेडर एग्जिट करता है। सो ट्रेडर्स को तो कल ही एग्जिट कर देना चाहिए था, क्योंकि कल मैसिव ब्रेकडाउन हुआ था, वॉल्यूम्स भी काफ़ी स्ट्रांग थे। सो जो भी ट्रेडर्स एग्जिट नहीं कर पाए वो एग्जिट करेंगे, और री एंट्री जब भी बनेगी वो उस हिसाब से री एंट्री करेंगे, क्योंकि ट्रेडर का काम है एग्जिट एंट्री करना। अगर वो होल्ड करेंगे और वो ट्रेडर है तो बड़े नुकसान के साथ में आगे उनको निकलना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सिल्वर यहाँ से बहुत और गिर सकता है, मुझे नहीं पता है, हो सकता है बहुत गिरे, हो सकता है नहीं गिरे। जस्ट मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि जब भी ब्रेकडाउन होता है ट्रेडर का काम होता है डिसिप्लिन के साथ में एग्जिट करना। हो सकता है एग्जिट कर चुके हो, जो नहीं कर चुके हो वो एग्जिट करेंगे कल के दिन, तभी तो कल ईटीएफ के अंदर बड़ी सेलिंग आएगी। आप खुद देख सकते हैं कि ईटीएफ में सेलर्स ज़्यादा दिखेंगे आपको बायर्स के कंपैरिजन में। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि आपको एग्जिट करना है, बाय करना है, जस्ट मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ कि ट्रेडर इन्वेस्टर कैसे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। साथ में अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूँ तो इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर होल्ड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि गोल्ड एंड सिल्वर अब कभी नहीं चलेगा। इन्वेस्टर का काम होता है अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड एंड सिल्वर रखने के पीछे का, कि पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस वो बना पाए, पोर्टफोलियो को हैज कर पाए। कई बार मैं आपको डेटा दिखा सकता हूँ जिसमें निफ्टी अगर अच्छा करेगा तो गोल्ड एंड सिल्वर खराब करेगा, और जब मार्केट खराब करेगा तो गोल्ड एंड सिल्वर आपको बचाएगा। तो गोल्ड एंड सिल्वर आपको कब बचाएगा? जब आप उसको नीचे खरीदोगे, ठीक है। सो इन्वेस्टर है वो होल्ड करेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टर फॉलो करेगा एसेट एलोकेशन को। सो यहाँ पे एसेट एलोकेशन के अंदर इक्विटी होती है, डेट होता है, कमोडिटीज होती है, रियल एस्टेट होता है। यहाँ पे नहीं जाके अपन इन तीन चीज़ों के ऊपर बात करें तो स्टॉक इक्विटी, जो कि चाहे वो फंड हो चाहे वो डायरेक्ट स्टॉक्स हो, कमोडिटीज के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर आते हैं, बॉन्ड्स के अंदर डेट आते हैं। रेशियो क्या हो सकता है? जैसे मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर मान लो इन्वेस्टर के पास में 100 रुपीज़ है, उसने 98 रुपीज़ इक्विटी में लगा रखे हैं और 2 रुपये का गोल्ड बाय किया है। मतलब अगर किसी ने टॉप पे भी गोल्ड खरीद लिया है ईटीएफ में, और उसने अपने पोर्टफोलियो का 2% 1% ही खरीदा है, उसको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो एक इन्वेस्टर है और उसके पास में अभी भी ऑप्शन है एलोकेशन को इंक्रीज करने का। एक नॉर्मल एलोकेशन आपको बता रहा हूँ जिसके अंदर 75% इक्विटी, 10 15%, उससे ज़्यादा नहीं, गोल्ड एंड सिल्वर। और गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर भी गोल्ड का एलोकेशन ज़्यादा होता है सिल्वर के कंपैरिजन में, कि गोल्ड 60% होगा, सिल्वर 40% होगी।
10% इमरजेंसी, जिसको डेट में रख सकते हैं, लिक्विड फंड के अंदर रख सकते हैं, या तो इमरजेंसी फंड ऐसा जिसमें आपको कभी भी पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको यूज़ कर सकें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है गोल्ड एंड सिल्वर के साथ में निफ्टी भी नीचे मिलेगा, तो फिर आपको जब पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो आप वहाँ से निकालोगे तो आपको नुकसान होगा। साथ में ये जो 10% है, ये कभी कभी मार्केट के अंदर भी डिप्लॉय किया जा सकता है। जैसे कि मान लो 10% आपके पास में अलग से है इमरजेंसी फंड के अंदर, अगर आपको उस समय पैसे की नीड नहीं है, आगे तक के लिए आपको दिख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो जब मार्केट डिप करे, गोल्ड एंड सिल्वर डिप करे, तो वहाँ पे फिर एसेट के अंदर इंक्रीज कर सकते हैं एलोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर का आपको बताइए ऑप्शन क्या क्या होता है, और इक्विटी के ऑप्शंस आपको बताइए, फंड्स होते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग होती है। डेट के ऑप्शंस क्या होते हैं? लिक्विड फंड। लिक्विड फंड जैसा कि नाम है काफ़ी लिक्विड है, आज खरीदा कल बेचा कर सकते हैं, कोई एग्जिट लोड इनमें नहीं लगेगा, और 1 साल का रिटर्न नॉर्मली 6% के आसपास आता है, जो धीरे धीरे गेन करते रहते हैं। जैसे एक दिन का गेन आप देख सकते हैं 0.02% का, तो नॉर्मली डेली बेसिस पे ये 0.02% चलता रहता है। जितना भी पैसा आपका है निकाल सकते हैं आप कि डे में आपको कितना गेन इसमें मिलेगा। तो ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होते हैं, ये जस्ट पैसे को पार्क करने के लिए होते हैं, ताकि इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका पैसा ग्रो करता रहे, और जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप पैसे निकाल लें यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एग्जिट लोड नहीं होता है नॉर्मली, लेकिन इस फंड के अंदर है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी फंड आपके पास में हो उसमें आप चेक करें, क्योंकि यहाँ पे 6 दिन का है कि 6 दिन से पैसे निकाले आपने पहले, तो थोड़ा थोड़ा आपको जो भी एग्जिट लोड है वो देना पड़ेगा। सेकंड जो ऑप्शन है जिसको मैं खुद यूज़ करता हूँ पर्सनली, ये डेट फंड है। ये थोड़ा सा मॉडरेट रिस्की है, क्योंकि कभी कभी अप्स एंड डाउन्स इसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ खास अप्स एंड डाउन्स नहीं है। सो 1 साल में ये 8% के रिटर्न्स देता है। सेकंड, यहाँ पे कोई एग्जिट लोड नहीं है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि रिटर्न्स ज़्यादा मिलता है। सो आज खरीद के कल बेच सकते हैं, जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियोस आप देख लेना, इनके अंदर भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और नेक्स्ट वीडियो को भी आप देखना जिसके अंदर भी हम आगे चर्चा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।